नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके पहले हमने दोपहर के वीडियो में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देखा और आप जो है पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड एवं शिक्षण अभिवृत्ति यह देख रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे थे शिक्षण सहायक सामग्री, यानी शिक्षण को साध्य करने के लिए या पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्री जो है आवश्यक होती है, यह देख रहे थे। और इसमें हम देख रहे थे कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार, यानी शिक्षण सहायक सामग्री के कौन कौन से प्रकार हैं, यह हम देखते हैं। इसमें जो है सॉफ्टवेयर प्रथम आता है। तकनीकी के आधार पर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर में इसमें चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र इत्यादि आते हैं। और उसके बाद हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं रेडियो, टेलीविज़न या टेप रिकॉर्डर, चलचित्र पूर्व सिनेमा, मानचित्र, प्रतिमान, समाचार, ग्रामोफोन, टेलीविज़न, फिल्म ट्रिप्स, प्रोजेक्टर इत्यादि आते हैं। श्यामपट्टा आता है। वास्तविक पदार्थ यानी चित्र एवं रेखाचित्र, पत्र पत्रिकाएँ, यह जो है हार्डवेयर सामग्री में आते हैं। संवाद सामग्री, अभी यहाँ पर एक मिनट, अभी यहाँ से जो है श्रव्य साधन, यानी श्रव्य साधनों में कौन कौन से आते हैं वह देखते हैं। श्रव्य साधन, इसका संबंध श्रवण इंद्रिय कानों से होता है। इनसे सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के उदाहरण है रिकॉर्ड, ग्रामोफोन इत्यादि। आजकल स्मार्टफोन में इसमें से लगभग सभी साधनों का आत्मसात कर लिया गया है। शोर के द्वारा समस्त सूचनाएं प्राप्त हो जाता है। श्रव्य साधन की विशेषता इस बात में है कि श्रोता की काल्पनिक शक्ति को उद्दीप्त करता है। अभी यहाँ से जो श्रवण साधनों में वह सबसे प्रथम जो है वह रेडियो साधन यहाँ आता है। यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में नवीन यंत्रों के रहते इसके प्रयोग में कमी अवश्य आई है, किंतु ग्रामीण अंचलों में आज भी प्रभावशाली है। यानी वर्तमान में जो है बहुत सी नई तकनीक आई है, इसलिए रेडियो जो है वह कम होता जा रहा है, मगर फिर भी आज भी कई गांव देहातों में रेडियो दिखाई देता है। सन 1937 में सन 1937 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। यानी सन 1937 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन, यानी सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। सन 1936 में सन 1937 में, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? सन 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया। यानी सबसे प्रथम स्कूल के लिए रेडियो का उपयोग 1937 में हुआ कलकत्ता में। और इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई। यानी 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई। 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई। अभी यहाँ से जो है टेप रिकॉर्डर क्या है वहाँ देखते हैं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी प्रकार की विषय वस्तु, वार्ता आदि को आवश्यकता अनुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका प्रयोग निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी किया जाता सिद्ध हुआ है। ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन रेडियो की ही भांति यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। वर्तमान में इसका प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। इसके माध्यम से छात्रों के अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करने में काफ़ी मदद मिलती है। यानी ग्रामोफोन का उपयोग क्या है? ग्रामोफोन जो है
उच्चारण के यानी अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करने में वह मदद करता है, ग्रामोफोन। अभी यहाँ से क्या है, दृश्य साधन। अभी दृश्य साधन कौन से है वहाँ देखते हैं। दृश्य देखने योग्य, इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये उपकरण है जिन्हें छात्र देख सकते हैं, यानी दृश्य यानी छात्र जिन उपकरणों को देख सकते हैं। इसका संबंध नेत्रों से है। श्यामपट्ट चित्र, मानचित्र, मूक चित्र, चित्र विस्तारक यंत्र आदि। यानी श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर, चित्र, मानचित्र, मूक चित्र, चित्र विस्तारक यंत्र इत्यादि। दृश्य सामग्री वह सहायक दृश्य सामग्री वह सहायक शिक्षण सामग्री है जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, यानी आंखों द्वारा। प्रमुख दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन नीचे दिया गया। अभी इसमें कौन कौन से दृश्य साधन हैं वह हम देखते हैं। सबसे प्रथम आता है चार्ट। जब किसी वस्तु के प्रतिमान उपलब्ध ना हो, चार्ट, ग्राफ इत्यादि शिक्षण के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। यानी कहा जाए तो जब किसी वस्तु के जो मूल प्रतिमान है वह वहाँ उपलब्ध नहीं हो सकते, जैसे कि गाय को किसी कक्षा में नहीं ले जा सकता, इसलिए चार्ट या ग्राफ के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। चार्ट के माध्यम से एक मिनट, ये क्या हो रहा है, कहाँ गए। चार्ट के माध्यम से ये क्या हो रहा है बार बार। चार्ट के माध्यम से वांछित पाठ्यक्रम या सूचना को आकर्षित तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें समय की भी बचत होती है और छात्र भी इसको बनाने की प्रक्रिया में कुछ सीखते हैं। एक चार्ट में एक को उद्देश्य तो अच्छा है ताकि स्पष्टता बनी रहे। अभी दूसरा क्या है, मानचित्र एवं ग्लोब। इसका प्रयोग किसी भी जगह की उचित भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी ये भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए मानचित्र उपयोगी है। दूसरा है प्रतिमान। जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता, तब छात्रों को लक्ष्य कक्षा में उन वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल दिखाए जाते हैं। यानी वास्तव में जो किसी कारणवश जो वास्तविक वस्तु है वह वस्तु नहीं दिखाई जा सकती या संभव नहीं होता वह दिखाना, तो कक्षा में या छात्रों को उसके प्रतिमान या उसके एक मॉडल बनाया जाता है, जैसे डमी पीस कहते हैं हम इसको। ये प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं से मिलते जुलते होने चाहिए जिससे कि छात्रों के मन में वस्तु को वास्तविक से बन सके। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के पौधों, पातकों, अस्मविक चित्र, खींच तथा जंतुओं के आंतरिक अंगों को प्रतिमानों का प्रत्यक्ष वस्तुओं की भांति प्रयोग करना चाहिए। अभी मनमान चित्रण क्या है वह देखते हैं। मनमान चित्रण को शिक्षण की एक विधि के रूप में 1960 में दो टोनी बुसान ने प्रयोग किया था, द्वारा विकसित किया गया। यानी मनमान चित्रण को किसने विकसित किया, 1960 में टोनी बुसान ने द्वारा विकसित किया गया था। मनमान चित्र किसी कार्य, केंद्रीय अवधारणा या विचार विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं यातकों के एक चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। इसे शिक्षार्थियों के मन में सरलीकृत, यानी छात्रों के मन में एक सरलीकृत उस प्रतिमान की वस्तु छवि बन जाती है। संक्षेप में कहे तो मनमान चित्र किसी विषय वस्तु का चित्रात्मक वर्णन करना है। शिक्षार्थी विभिन्न पहलुओं के बीच परस्पर संबंध सहजता से स्थापित कर सकता है। अगर यह रंगीन हो और भी रोचक हो जाता है, रंगीन हरे को पढ़ सके। अभी यहाँ पर विचार, उपविचार, तम विचार, उपविचार, औचित्य, गुणात्मक, सफलता, संयोग भावना, यह इनके मनमान चित्रण के उदाहरण है। एक मिनट, मैं थोड़ा ये करता हूँ इसको, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, अभी आ जाता बराबर।
तो आजकल इसका डिजिटल रूपांतर भी इंटरनेट पर मिलता है, यानी आजकल वह डिजिटल रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं हो जाता है और पाठक अपने विचार आपस में एवं संपादक से आदान प्रदान करते हैं। अभी अवधारणा मानचित्रण किस प्रकार होता है यह हम देखते हैं। अवधारणा मानचित्रण यह निराकार को मन मस्तिष्क में साकार रूप देने का प्रयास। यह भी मन मानचित्रण जैसा, यानी यह भी एक मन मानचित्र का, यानी जो साकार किसी निराकार को साकार रूप में उस मस्तिष्क में देखना, यानी मानसिक चित्र देखना। अवधारणा मानचित्रण को 1984 में मानक रूप देने का प्रयास किया गया, यानी 1984 में अवधारणा को मानक रूप देने का प्रयास किया गया। अवधारणा यानी पहले से वह पता थी या पहले से जानकारी जो थी, जो कि मुख्यतः असुमबेल की सादिक अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत पर निर्भर करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इसमें जटिल विषय वस्तुओं को सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यानी मन मानचित्रण में। यह एक प्रकार की कक्षा शिक्षण में किसी अवधारणा को व्यवस्थित करने एवं समझने के लिए विकसित की गई विधि है। इसमें किसी मुख्य अवधारणा के उपभागों को एवं उसके संबंध के अधिक्रम को चित्र के रूप में होने कम संबंध के विरता शीर्ष पर पूर्व अवधारणा को सबसे पहला सीख कर सबसे उसके अवयवों को विकसित करना चाहिए। अभी दृश्य एवं अदृश्य, यानी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। यहाँ पर श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की सीमा है। अभी श्रव्य दृश्य सहायक जो सुनते हैं और देखते हैं, उस सामग्री की मर्यादाएं क्या है, सीमाएं क्या है, एवं वहाँ पर क्या क्या है वह देखते हैं। अभी स्लाइड शिक्षण में स्लाइड्स का प्रयोग भी काफ़ी लाभदायक, यानी स्लाइड का, यानी जैसे कि प्रोजेक्टर पर स्लाइड दिखाकर समझाना, यानी पीपीटी प्रदर्शन करना। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन में उपयोगी है। स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है, यानी स्लाइड को माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाया जाता है। स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। स्लाइड के प्रयोग से शिक्षक कठिन, जटिल एवं सूक्ष्म बातों को सरलता से छात्रों तक पहुंचाने में समर्थ होता है। अभी यहाँ पर फिल्म ट्रिप तथा फिल्म, यानी फिल्म किस प्रकार है। फिल्म ट्रिप तथा फिल्म के द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, खोजों तथा अन्य सूचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र इसके प्रदर्शन में काफ़ी रुचि लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिल्म ट्रिप्स तथा फिल्मों में प्रत्येक विषय निश्चित क्रम में विस्तारित पूर्वक स्पष्ट देने वाला होता है। इसके माध्यम से वे दिया जाना अधिक स्थायी एवं प्रभावशाली होता है। अभी यहाँ पर ग्राफ्स किस प्रकार उपयोग आता है। इसके द्वारा सांख्यिकी एवं परिणामात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी इस पुस्तक के 7वें प्रकरण में, यानी जो ग्राफ्स जो है वहाँ पर हम देखेंगे। चित्र एवं रेखाचित्र, इनके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष, यानी चित्र एवं रेखाचित्र किस प्रकार ये देखते हैं। चित्र एवं इसके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके द्वारा स्वस्थ संस्कृति तथा जीवन पद्धति से संबंधित बातों को आसानी से छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। ये कक्षा में मौखिक वर्णन का पूरक बातें बन जाते हैं। अभी पत्र पत्रिकाएं किस प्रकार है वह देखते हैं। हार्डवेयर साधनों में विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पाठ्यक्रम के कई विषयों को उदाहरण देकर श्रेष्ठतम ढंग से समझाया जा सकता है। अभी फ्लैश कार्ड्स किस प्रकार उपयुक्त होते हैं। यह फ्लैश कार्ड्स, यह सामग्री प्राय छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त, यानी फ्लैश कार्ड्स यह जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, जिसमें कार्ड के माध्यम से शब्द चित्रों को जोड़ना, शब्दों में मात्राओं को जोड़ना सिखाया जाता है। फ्लैश कार्ड्स का प्रस्तुतिकरण पोस्टर बोर्ड पर एक के बाद एक करके किया जाता है और लक्षित दर्शन के सामने प्रमुख बातों को रोचक तरीके से रखा जा सकता है। अभी श्रव्य दृश्य साधन क्या है। द्रव्य श्रव्य उपकरणों का संबंध छात्रों की आँखों एवं कानों से है।
इसमें दृष्टि इंद्रिय या श्रवण इंद्रिय दोनों का उपयोग, यानी श्रव्य दृश्य यानी आंखों से द्वारा देखा ही जाता है और कानों द्वारा सुना भी जाता है। इसमें कौन से है? उसमें टेलीविजन आता है, चलचित्र, नाटक इत्यादि। अभी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के लाभ क्या होते हैं, यानी जो आंखों से देखते हैं और सुनते भी, जैसे प्रोजेक्टर पर कोई फिल्म दिखा रही है, पाठ्यक्रम की कोई कहानी दिखा रही है, तो वह सुनने में भी आती है और देखने भी आती है। इसके लाभ क्या है? इस सामग्री के द्वारा छात्र शिक्षण को अधिक स्पष्टता से समझते हैं, यानी समझने में स्पष्टता। यह सहायक सामग्री छात्रों का अधिक ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि हम वह देखते भी हैं और सुनते भी, इसलिए छात्रों के मन मस्तिष्क में वह फिट पूरी तरह से वह बैठ जाती है और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को तेजी और व्यापकता से सिखाने में मदद करते हैं, यानी वह आंखों से देखते भी है और कानों से सुनते भी है, तो वह सीखने के लिए उसमें व्यापकता और जल्द सीखने में मदद करते हैं। इसका बेहतर तरीके से उपयोग होने के कारण प्रशिक्षक के समय की बचत होती है, यानी शिक्षक के समय की बचत होती है। श्रव्य दृश्य उद्दीपन कहे गए शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यदि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की अधिक स्पष्टीकरण के साथ न दिखाई जाए तो इसका शिक्षार्थियों पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है, यानी वो ठीक तरह से न दिखाया जाए तो वह उसका विपरीत परिणाम भी छात्रों पर होता है। शिक्षण को केवल बड़े विचारों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इन पर एक सीमा से ज़्यादा निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में नहीं है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही विचारशील और गहन जांच से संकोच और अचिन्ह का दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। अभी कुछ श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री साधनों की चर्चा करें। अभी इसमें जो है मुख्य है वह है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया क्या है? यह एक से अधिक साधनों का संयोजन है, यानी एक से अधिक साधनों का संयोजन है जो मल्टीमीडिया है। लेकिन यह कई रूपों में शामिल हो सकता है, जैसे मीडिया और ऑडियो, वीडियो, विषय, छवि, चित्रात्मक वीडियो और फिल्म। अभी चलचित्र या सिनेमा क्या है? चलचित्र अथवा सिनेमा वर्तमान समय में शिक्षण का सबसे सस्ता और सर्वसुलभ साधन है, यानी चलचित्र जो है वह वर्तमान में सबसे सस्ता और सर्वसुलभ साधन, आसान साधन है, जिसके माध्यम से कई अनुसंधानात्मक जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जाती है। अभी समाचार क्या है? समाचार संबंधी फिल्मों के माध्यम से देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं से छात्रों को अवगत कराया जा सकता है, यानी समाचार से यूजीसी के कार्यक्रम आदि की जानकारियाँ व समस्याओं की ओर सहजता से ध्यान आकर्षित कराया जाता है। अभी यह टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न का 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक और सबसे लोकप्रिय साधनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें शिक्षक चाहे तो स्वयं अपनी पाठ्य योजना तैयार कर सकता है, जब यह माध्यम काफ़ी संवादात्मक बनता जाता है। अभी श्याम पट्ट क्या है? आजकल श्वेत पट्ट का अधिक प्रयोग किया जाता है। परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री ने श्याम पट्ट सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। श्याम पट्ट के बगैर शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी श्याम पट्ट शिक्षण में महत्वपूर्ण है। शिक्षण में शब्दों के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को रुचिकर बनाने, कठिन अंशों को सरल बनाने, लिखावट में सुधार लाने, व्याकरण शिक्षण में परिभाषा लिखने, उदाहरण बताने, अभ्यासक्रम प्रश्न देने श्याम पट्ट की आवश्यकता होती है। श्याम पट्ट छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को सरल तथा स्थायी बनाने में सहायता करता है। श्याम पट्ट का उपयोग क्या है? श्याम पट्ट छात्रों को दिए वाली जानकारी जो है वह सरल एवं सटीक तरह से देता है तथा शिक्षक को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। श्याम पट्ट के आधार पर शिक्षक जो है खुद में एक आत्मविश्वास बना रहता है। हमारे पास ग्रामीण विद्यालयों में भी जहाँ श्रव्य दृश्य सामग्री का अभाव पाया जाता है, श्याम पट्ट का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री जा नहीं सकती वहाँ पर श्याम पट्ट का उपयोग किया जाता है। श्याम पट्ट पर क्योंकि चौक से लिखा जाता है, अतः इसे चौक बोर्ड भी कहा जाता है। श्याम पट्ट के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि लकड़ी के श्याम पट्ट, स्थिर श्याम पट्ट, स्टैंड पर श्याम पट्ट, चलित श्याम पट्ट, सीमेंट का श्याम पट्ट, चुंबकीय श्याम पट्ट, ग्लास श्याम पट्ट आदि।
अभी इसमें वास्तविक पदार्थ क्या है वह हम देखते हैं। एक मिनट, हम कहाँ आ रहे हैं? मल्टीमीडिया, समाचार, टेलीविज़न। हाँ, वास्तविक पदार्थ क्या है वह देखते हैं हम। अ, शिक्षा के शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें छात्र प्रत्यक्षीकरण के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव करता है। प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें दिखने की क्रिया को और अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर छात्रों को पर्यटन भी कराया जा सकता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर छात्र वस्तुओं से भले, यानी वह क्या है, वास्तविक पदार्थ में यानी पाठ्यक्रम से जुड़ी जो भी वास्तविक चीज़ें है, सत्यता है, वह छात्रों से दिखाने, यानी वह सफ़र निकाल कर वहाँ से दिखाने जाने से छात्रों के मन मस्तिष्क में वह पदार्थ जो है सटीकता के साथ बैठते हैं। अभी यहाँ पर अगला क्या है? संवाद सामग्री। यह नई तकनीक की देन है, यानी संवाद सामग्री क्या है? एक नई तकनीक की देन है। यह संवाद सामग्री मानी जाती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ छात्राओं से परस्पर संवाद भी करती है, यानी जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वह छात्राओं के साथ परस्पर संवाद करती है, उन्हें सही गलत का एहसास भी कराती है। यद्यपि यह सुविधा भारत जैसे देश में समस्त छात्रों को उपलब्ध नहीं है, जैसे इंटरएक्टिव ब्लैक बोर्ड, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग, फिर भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर प्रदर्शन बोर्ड क्या है? इसके कई रूपांतर हैं। अब कहा जाए तो प्रदर्शन बोर्ड जो है अनेक रूपों में देखने को मिलता है, जैसे इसमें शाम पट्ट है, चौक बोर्ड है, सफ़ेद बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, वैसे चुंबकीय बोर्ड है, पेज बोर्ड है, ग्लास बोर्ड है, ऐसे अनेक। उपरोक्त के अलावा निम्न भी महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। अभी जो उपयुक्त तो बताई है वह तो आवश्यक सामग्री है ही शिक्षा में, इसके बाद भी अन्य भी कुछ आवश्यक सामग्री है। उसमें है क्रियाकलाप सहायक सामग्री। अभी क्रियाकलाप सहायक सामग्री क्या है? जैसे क्रियाकलाप सहायक सामग्री में क्षेत्र भ्रमण, यानी पाठ्यक्रम में कोई क्षेत्र बताया है तो वहाँ ले जाकर छात्रों को उस क्षेत्र का भ्रमण करना, घुमा फिरा कर लाना, यूँ उनको उसके माध्यम से ज्ञान प्रदान करना। क्षेत्र भ्रमण को सरस्वती यात्रा भी कहा जाता है, यानी क्षेत्र भ्रमण को ही सरस्वती यात्रा कहा जाता है। ये पुस्तक के बाहर की दुनिया का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है, जहाँ छात्र वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख समझकर उसका ज्ञान अर्जन करते हैं। यानी कहा जाए तो किसी खेती के बारे में है, खेत के बारे में है, और खेत के बारे में किताबों में पढ़ने से बेहतर है कि छात्रों को उन खेत में ले जाकर वहाँ के जो भी फसल है उसके बारे में जानकारी खुद देखकर प्रदान करना, वह एक प्रभावशाली छात्रों के मन मस्तिष्क में समझने के लिए उसको एक वह अच्छा ये होता है। उसके संबंध में स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में, यानी छात्रों को वह फसल दिखाकर फिर उस पर स्वतंत्र तरीके से छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने, पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पर्यावरण, डाकघर, बैंक, मेला जैसे पाठों के अध्ययन के लिए वहाँ जाना शिक्षाप्रद हो जाता है। जैसे पाठ्यक्रम में निर्धारित पर्यावरण है, डाकघर है, बैंक है, अनेक मेले हैं, यानी वह पाठ्यक्रम में पुस्तकों में पढ़ाने की बजाय वहाँ पर ले जाकर छात्रों को दिखाते हैं, तो वह एक शिक्षा में प्रभावशाली हो सकते हैं। अभी यहाँ पर प्रयोग क्या है? प्रयोग विशेष रूप से विज्ञान विषयों से अधिक उपयोगी, यानी विज्ञान विषयों जैसा ज्ञान देने के लिए प्रयोग जो है महत्वपूर्ण है। अभी अगला जो है वह नाटक भी है। कुछ ऐतिहासिक या वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का नाटकीय रूपांतरण शिक्षार्थियों को बड़े पैमाने पर कुछ संदेश दे सकते हैं। ये प्राय विषय पर आधारित होते हैं, यानी कोई ऐतिहासिक घटना है या कोई सामाजिक परिस्थिति है, वह नाटकीय रूप से छात्रों के सामने प्रक्षेपित किया जाए तो छात्रों को वह तुरंत समझ में आती है। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि जो एक नाटक है हिंदी साहित्य में, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, असगर वजाहत जी का, जो हमें बीए द्वितीय सत्र में था, तो वह हमें पढ़ाया भी गया था किताब में, और बाद में उसका नाटकीय रूप से प्रोजेक्टर पर दिखाया भी गया था। उस प्रकार के शिक्षण मशीनें। अभी शिक्षण मशीनें क्या है वह देखते हैं। यह कई प्रकार की होती है। शिक्षण मशीनें कई प्रकार की होती है। यह आमतौर पर कार्यबद्ध होती है। ये विशेष रूप से उन विषयों में उपयोगी होती है जिनमें ड्रिल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गणित या कोई विदेशी भाषा, गणित या विदेशी भाषाओं के लिए वह शिक्षण मशीनें उपयोगी होती है। अभी यहाँ पर
स्मृति विज्ञान या स्मृति सहायक उपकरण या निमोनिक्स विद्यार्थी कक्षा शिक्षण में अक्सर नोट्स बनाते हैं ताकि बाद में या परीक्षा के समय याद किया जा सके। 1977 में गेराल्ट और मिलर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि निमोनिक्स स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। ये स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाले कुछ सुझाव और उपकरण हैं जिसकी सहायता से विद्यार्थी शब्द, संख्या, तथ्यों, विशेषताओं, उपयोग, सोपान, भाग, विभिन्न अवधारणाओं इत्यादि को सरल ढंग से सोच सकते हैं और उन्हें स्मरण भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए BRASS एक निमोनिया है जिससे पता लग चलता है कि एक राइफल से कैसे शूट किया जाता है, यानी वह प्रदर्शन करके दिखाया जाता है वहाँ पर। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। अभी शिक्षण सहायक सामग्री को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है, कौन से कारक महत्वपूर्ण है कि उस सामग्री को प्रभावित किया जा सकता है, वह हम देखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन हेतु कोई अनुभव सिद्ध नियम नहीं होते, यानी कौन सी सामग्री लेनी है शिक्षण को सहायक बनाने के लिए, ये उसके किसी अनुभव पर वह आधारित नहीं होती है। और विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग सभी स्थितियों में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, यानी जो भी दृश्य श्रव्य सामग्री है वह शिक्षण में प्रभावशीलता लाने के लिए सुनिश्चित किया जाता है। अधिक प्रभावी परिणाम हेतु प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, यानी अधिक शिक्षण में जो है अधिक प्रभावशालीता लाने के लिए जो भी कारक महत्वपूर्ण है वह निम्नलिखित है। जैसे उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना, चयनित सहायक सामग्री का उपयुक्त संयोजन, यानी उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना, यानी जो भी उपलब्ध सामग्री है उस सामग्री का समय के अनुसार या आवश्यकता अनुसार चयन करना और चयन करके उसको कक्षा में लाना। फिर चयनित सहायक सामग्री का उपयुक्त संयोजन, यानी जो भी हमने सामग्री जो है वह चयन की है ली है उस सामग्री का एक वहाँ नियोजन पद्धति से उस सामग्री का उपयुक्त संयोजन, यानी वह उसको प्रसारित करना या कक्षा में दिखाना या उसका उस कारक को या उस सामग्री का चयन करके उसके माध्यम से प्रयोग करके छात्रों को पढ़ाना। उचित क्रम में सहायक सामग्री का उपयोग, यानी अवसर आने पर कौन से अवसर पर कौन सी सामग्री उपयोग में लानी चाहिए यह भी पता होना चाहिए। अभी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को एकल या संयोजन में उपयोग किया जाता है जिससे छात्रों का ध्यान निम्नलिखित कारकों पर केंद्रित किया जाता है, यानी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करके कौन कौन से कारकों को प्रभावित किया जाता है। इसमें शिक्षार्थियों का स्वभाव प्रीपेड मीडिया अधिक साक्षर लोगों के लिए होते हैं, यानी प्रीपेड मीडिया जो है अधिक साक्षर लोगों के लिए होते हैं, जबकि चित्र, प्रतीक और प्रदर्शनीय वस्तु कम साक्षर लोगों के लिए होती है। यानी जो प्रीपेड मीडिया है वह सिर्फ साक्षात्कार लोग जो पहले से ज्ञानी है वही देखते हैं, लेकिन कब कम ज्ञानी है उसके लिए चित्र, प्रतीक या प्रदर्शनीय वस्तु जो है वह उसको उपयोग लाया जाता है। शिक्षार्थियों की संख्या, यदि शिक्षार्थियों की संख्या 30 से अधिक हो तो एक वीडियो या व्हाइट बोर्ड का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता, यानी कक्षा में 30 से अधिक छात्र हो तो वीडियो व्हाइट बोर्ड का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता। इंटरनेट के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को संलग्न किया जा सकता है, यानी इंटरनेट के माध्यम से अनेक शिक्षार्थी छात्रों को जोड़ा जा सकता है। अभी शिक्षण के उद्देश्य, यानी दृश्य और श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री के शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। एक शिक्षक द्वारा शिक्षा विद्यार्थी में वांछित परिवर्तन के अनुसार श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः सोच या ज्ञान, दृष्टिकोण या अनुभूति और कार्य या कौशल्य से संबंधित होते हैं। अगर हम बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों, दर्शकों या श्रोतागण को सिर्फ महत्वपूर्ण विषय पर सूचित या प्रभावित करना चाहते हैं तो रेडियो या टेलीविज़न का उपयोग किया जा सकता है। अभी विषय वस्तु का अभाव, विषय वस्तु का अभाव किस प्रकार है, 1 मिनट में
विषय वस्तु का अभाव। यदि यदि विषय वस्तु अधिक कठिन या अज्ञात हो तो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। यानी कोई पाठ हम पढ़ा रहे हैं और उस पाठ के बारे में हमें कोई पता भी नहीं है, उसका पूर्व ज्ञान पता नहीं है और कुछ भी नहीं है, और वह पढ़ाने में हमें कठिन जा रहा है, तो वहाँ उस समय में श्रव्य दृश्य जो साधन है, सामग्री है, वह उपयोग करनी चाहिए। सहायक सामग्री उपलब्धता। यदि हम शिक्षार्थियों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षण से संबंधित सहायक सामग्री का उपलब्ध होना आवश्यक है। यानी कहा जाए तो सहायक सामग्री की उपलब्धता, यानी शिक्षार्थी को हम कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जो भी सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है, शिक्षण में उपयोगी लाने वाली सामग्री उपलब्ध है, तो उसका अवश्य प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अभी अपेक्षिक मूल्य, यानी कहा जाए तो क्लासरूम में बोर्ड रहता है, लिखने के लिए मार्कर रहता है, फिर भी कोई शिक्षक लिखते नहीं है, तो उस ब्लैक बोर्ड या उस बोर्ड का या मार्कर का क्या उपयोग, यानी उस सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अपेक्षिक मूल्य। प्रभावी सहायक सामग्री अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है वह महंगी नहीं होनी चाहिए। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के चयन एवं उपयोग पर खर्च होने वाली राशि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी आर्थिक पैसों पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षण विधि और सहायक सामग्री के संबंध में डेल का अनुभव त्रिकोण, यानी डेल का अनुभव त्रिकोण जो है वह मैं इधर नहीं रख पाया उसको, लेकिन मैं पढ़कर सुनाता हूँ किताब में देखकर। डेल का अनुभव त्रिकोण एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षण योजना और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक सिद्धांतों का सम्मिलित किया गया है। यह 1960 के दशक के दौरान प्रतिपादित हुआ है। यानी जो डेल ने जो त्रिकोण शिक्षण मॉडल का किया है वह 1960 में किया है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अनुसार शब्दों को पढ़ना सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि है, जिसे त्रिकोण के शीर्ष पर दर्शाया गया है। अभी यहाँ पर हम त्रिकोण जो है वहाँ त्रिकोण ऐसे मैं पढ़कर बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम उसके आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ। अभी मूल्यांकन क्या है और मूल्यांकन का अर्थ क्या है वह देखते हैं। चेतन अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता है, यानी चेतन अवस्था में मनुष्य जो है निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी जिस प्रकार शोध एक चक्रीय प्रक्रिया है उसी प्रकार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी एक के बाद एक, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी मूल्यांकन एक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अन्य शब्दों में मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षण प्रणाली में महत्वपूर्ण भी है, जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करता है। यानी मूल्यांकन के द्वारा क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित होती है, मर्यादा निर्धारित होती है, निश्चित होती है, और छात्रों की प्रगति के स्तर का अनुमान लगाने में शिक्षक की सहायता करता है। यानी मूल्यांकन क्या है, छात्रों की प्रगति का स्तर जानने के लिए मूल्यांकन शिक्षक को सहायता करता है, इन छात्रों की गुणवत्ता जांचने के लिए। इसके अलावा मूल्यांकन को व्यापक सामाजिक एवं निर्णयात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अभी जो है वहाँ पर एक मिनट, टोर्गेरेसो एवं एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। यानी टोर्गेरेसो एवं एडम्स क्या कहते हैं, यह जो दो विद्वान हैं वह कहते हैं कि किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। शिक्षा और मूल्यांकन की परस्पर निर्भरता शिक्षण को सीखने की सुविधा की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, और शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया मनोदृष्टि, कौशल्य, आदतों और क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल्यांकन शिक्षण के सीखने की सुविधा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है, मूल्यांकन शिक्षण के सीखने की सुविधा को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन
तीनों शिक्षाप्रद प्रक्रिया के पहलुओं पर परस्पर निर्भर है। यानी कहा जाए तो शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन यह परस्पर एक के ऊपर एक निर्भर है। शिक्षा प्रणाली के 4 महत्वपूर्ण कारकों उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि और मूल्यांकन के बीच में प्रत्यक्ष रूप से सीधा संबंध है। यानी किन के बीच में सीधा संबंध है? पाठ्यक्रम, विधि और मूल्यांकन, इनके बीच में सीधा संबंध है। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट 1967 में प्रस्तुत की है, यानी भारतीय शिक्षा आयोग, इसके बारे में हम जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उस पाठ में हम एक सविस्तर पढ़ेंगे। उसमें जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली के जो रिपोर्ट्स उन्होंने पारित की था वह 1967 में प्रस्तुत की थी। थ्यो ने इस पर अपनी विशेष टिप्पणी की, यानी जो एक मिनट, यानी जो थ्यो नामक जो विचारवंत है उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी। यह इस बात पर सहमत थी कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग जो है वह मूल्यांकन है, परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। मूल्यांकन की वांछनीय विशेषताएं क्या है, अभी वह देखते हैं। मूल्यांकन की विशेषता एवं वांछनीय विशेषता। अभी व्यापकता, शिक्षक को छात्रों के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक को छात्रों की सभी पहलुओं का आकलन करके उसकी आकलन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी विभिन्न सामग्री का उपयोग करके छात्रों का मूल्यांकन शिक्षक करता है। अभी इसमें क्या है? निरंतरता, यानी मूल्यांकन यह प्रक्रिया की निरंतरता के साथ चलती है। मूल्यांकन शिक्षा के रूप में एक सतत प्रक्रिया है, यानी सतत, खंडित नहीं है, सतत चलने वाली प्रक्रिया यह मूल्यांकन है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यानी मूल्यांकन एक प्रक्रिया का हिस्सा है, केवल वह परीक्षा तक सीमित नहीं है। मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, यानी मूल्यांकन होता रहता है, उसका कोई एक निश्चित समय भी नहीं है, लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहने वाली है। केंद्रीय विद्यालय सेकेंडरी बोर्ड द्वारा स्थापित सतत और व्यापक मूल्यांकन भी इन 2 मापदंडों पर आधारित है। ये जो केंद्रीय CBSE स्कूल है या सेकेंडरी बोर्ड है, उन्होंने जो व्यापक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की है, यह 2 मापदंडों पर आधारित है। CCE से छात्रों की शिक्षण संबंधी, यानी CCE शिक्षण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने एवं परीक्षा परिणाम सुधारने में भी मदद करता है। यानी कंपैरेटिव कॉन्सेप्टिव एजुकेशन, CCE का फुल फॉर्म होता है कंपैरेटिव एंड कंजर्वेटिव एजुकेशन। इसमें विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। अभी विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली किस प्रकार होती है? 2015 के प्रारंभ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेष्ठ अंतर्विषय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए एवं लचीले विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को आरंभ किया। यानी किस उद्देश्य से UGC ने क्रेडिट प्रणाली को आरंभ किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर्विषय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए लचीले विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का उन्होंने अनुसरण को आरंभ किया। इस सुधार के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना की शुरुआत की गई। अभी CBSE छात्रों को मूल वैकल्पिक अमुक कौशल्य आधारित पाठ्यक्रम यानी स्किल बेसिस कोर्स सम्मिलित करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित है जो पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर मानी जाती है। यानी ग्रेडिंग प्रणाली जो है, ग्रेड प्रणाली जो है वह पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर है, अच्छी है। इससे छात्रों को न केवल भारत के भीतर स्थित संस्थाओं में स्थानांतरित करना सरल होगा, अपितु देश के, यानी यह ग्रेड प्रणाली जो है देश के बाहर भी उपलब्ध है और वहाँ पर भी उपयोग की जाती है। ग्रेडिंग प्रणाली से संभावित
नियोक्ताओं को भी उम्मीदवारों को प्रदर्शन का आकलन करने में सुविधा रहेगी। यूजीसी के मूल्यांकन प्रणाली में एक रूपता लाने के यूजीसी के मूल्यांकन में एक रूपता लाने के लिए उन्होंने ग्रेड पॉइंट औसत पर आधारित मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी यहाँ पर विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के लाभ। अभी विकल्प आधारित क्रेडिट देते हैं, हम क्रेडिट देते हैं, उस क्रेडिट के लाभ क्या है। इसकी सहायता से शिक्षा प्रणाली को शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा का स्वरूप मिलता है। यानी शिक्षक केंद्रित जो सामग्री है, शिक्षण है, उस शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा का स्वरूप मिलता है। कुछ शर्तों के साथ छात्र जितने चाहे क्रेडिट ले सकते हैं। यानी कुछ के आधार पर छात्र जितने चाहे उतने छात्रों के ज्ञान के आधार पर वह कितने भी क्रेडिट ले सकते हैं। अभी सीबीएसई छात्रों को अंतर अनुशासनात्मक एक्स्ट्रा अनुशासनात्मक कौशल्य का पाठ्यक्रम चयन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए एक छात्र अर्थशास्त्र के साथ भौतिकी, माइक्रोलॉजी के साथ रसायन विज्ञान, यानी वह रुचि के आधार पर वह विषय चयन कर सकता है। सीबीसीएस से हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार व्यापक होगा और हम वैश्विक मानकों की बराबरी कर सकेंगे। इसके लाभ है, सीबीसीएस और छात्रों को सबलीकरण प्रदान करता है, अलग अलग समय पर विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर पाए। एक संस्था में अर्जित क्रेडिट को दूसरे संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्रेडिट प्रणाली का यह लाभ है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की सीमाएं। अभी जो क्रेडिट प्रणाली है उसकी सीमाएं, उसकी मर्यादाएं क्या है। सटीक अंकों का अनुमान लगाना कठिन, यानी कितने अंक मिले हैं। समझो किसी को ए ग्रेड मिला है तो ए ग्रेड यानी कितने अंक मिले हैं वह बताना कठिन है। शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव आता है। शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं की मांग। मूल्यांकन के मुख्य लाभ। अभी मूल्यांकन के लाभ क्या है। मूल्यांकन परिणामों के सशक्तिकरण के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है। इसका भविष्य में शिक्षण प्रणाली में किए जाने के सुधार पर भी अनुकूल प्रभाव होना चाहिए। यानी भविष्य में कौन से सुधार होने चाहिए, इस पर भी प्रभाव होना चाहिए। मूल्यांकन के निम्नलिखित मुख्य लाभ है। अभी मूल्यांकन के कौन से लाभ है वह देखते हैं। मूल्यांकन से छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन किया जा सकता है। यह छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए सभी मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। यानी मूल्यांकन से क्या है, जो छात्रों की कमियों का पता चलता है, जो कमज़ोर शक्ति है उसका पता चलता है, कमजोरी का पता चलता है। कमजोरियों का आकलन करने का शिक्षक को एक अवसर मिलता है और वह उनकी कमजोरी दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। इससे छात्रों को और प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। यानी मूल्यांकन के छात्रों को ही खुद अन्य मेहनत करने की या अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। सिर्फ इस बात का एहसास मात्र ही कि आपका मूल्यांकन किया जा रहा है किया जा सकता है, आपको और परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। इससे विद्यार्थी सजग रहता है। यानी विद्यार्थी जो है मूल्यांकन के लिए सजग रहता है और निरंतर वहाँ प्रयासरत रहता है और प्रेरणा मिलती है उसको अध्ययन करने के लिए, नई जानकारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यह छात्र हित में सुगम योजनाएं बनाने में भी सहायक होता है। विधि के द्वारा पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जा सकता है, यानी यह सुगम योजनाएं बनाने के लिए भी आवश्यक है। परीक्षाओं के नतीजों से अंतर संस्थागत तुलना में सहायता मिलती है। यानी परीक्षाओं में जो नतीजे आते हैं, अंक प्रदान होते हैं, ग्रेड मिलते हैं, उसके संस्थागत और संस्था से जाकर भी तुलनात्मक अध्ययन करना आसान होता है। इससे चयन, वर्गीकरण, नियुक्ति, पदोन्नति जैसे निर्णय ज़्यादा स्वव्यावसायिक ढंग से किए जा सकते हैं। दूसरे माता पिता को भी बच्चों की शिक्षा में प्रगति का नियमित रूप से पता चलता है। यानी ग्रेड देने से माता पिता को भी बच्चे की प्रगति का पता चलता है। अभी मूल्यांकन तकनीकों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है यह हम देखते हैं। मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अंत नहीं माना जाना चाहिए। यानी मूल्यांकन केवल शिक्षण प्रक्रिया का अंत नहीं है, समाप्ति नहीं है, अपितु इसे एक विद्यार्थी के व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाने के लिए एक वैध प्रमाण पत्र माना चाहिए। यानी कहा जाए तो मूल्यांकन एक छात्र के व्यवहार में, सोच में परिवर्तन लाने का एक प्रमाण पत्र है। इसलिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जो छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता करे। यानी छात्रों के व्यवहार में वांछित जो चाहिए वह परिवर्तन लाने में सहायता करे, वह एक श्रेष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। इसे परिणामात्मक और गुणात्मक तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
परिणामात्मक तकनीकें। अभी मूल्यांकन की परिणामात्मक तकनीकें कौन सी है? उसमें है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इस तकनीक में प्रश्न के निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखे जाते हैं। जैसे प्रश्न में कहा जाए कि 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखे, तो उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। अभी यहाँ पर दूसरा है मौखिक परीक्षा। यह परीक्षा लिखित परीक्षा की पूरक होती है, यानी मौखिक परीक्षा ही जो है वह लिखित परीक्षा के पूरक होती है। उदाहरण के लिए पढ़ने की क्षमता का परीक्षण, उच्चारण और मौखिक परीक्षा। व्यावहारिक परीक्षा। व्यावहारिक परीक्षा क्या होती है? यह परीक्षा छात्रों के प्रयोगात्मक एवं क्रिया कौशल्य प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होती है। यह विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिल्प और संगीत विषयों से संबंधित होती है। यानी व्यावहारिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा। अभी गुणात्मक तकनीकें क्या है? अवलोकन और साक्षात्कार। अवलोकन का उपयोग नियंत्रित और अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कई परिस्थितियों में साक्षात्कार को भी बेहतर माना जा गया है, क्योंकि आमतौर पर छात्र लिखने के बजाय बात करने में अधिक इच्छुक होते हैं। अभी जांच सूची। जांच सूची वह उपकरण है जिसे छात्रों की व्यवहार प्रवृत्तियों के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने और रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रम निर्धारण पैमाना। अभी क्रम निर्धारण पैमाना क्या है? यह विधि स्थिति, वस्तु या चरित्र के बारे में राय या निर्णय की अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। क्रम निर्धारण पैमाना एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। यानी क्रम निर्धारण पैमाना के आधार पर जो है निर्णय की मात्रा जो है वह निर्धारित होती है। अभी संचित रिकॉर्डर। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड कार्ड और छात्रों की इत्यादि ऐसे उपकरण हैं जिन्हें छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी पता करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। अभी निर्देश के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार। अभी निर्देश के आधार पर मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार है वह देखते हैं। शिक्षा के विभिन्न चरणों में मूल्यांकन को एकीकृत किया गया है। मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं: स्थानन, प्रारंभिक, निदान और योगात्मक। अभी स्थानन मूल्यांकन क्या है वह देखते हैं। यह छात्रों के उस ज्ञान और कौशल्य को निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में सहायक होते हैं। यानी जो शुरुआत में कौशल्य सहायक होते हैं उसको इसमें अवगत किया जाता है। स्थानन मूल्यांकन का उद्देश्य किसी कोर्स या विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता की जांच करना। यानी स्थानन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? किसी कोर्स के लिए, किसी विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता कितनी है जांचने के लिए होता है। इसी उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को भी आयोजित किया जाता है। यानी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित किया जाता है स्थानन मूल्यांकन में। अभी निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार है यह देखता है। जब शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधि या प्रगति पर हो, यह विधि कार्यक्रम का महत्व जानने में सहायक होती है और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। इस मूल्यांकन के दौरान एक छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह जाने की शिक्षण संबंधी त्रुटियों को सुधारने में भी सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण और उपचार की अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को इससे संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इकाई प्रशिक्षण और अध्याय परीक्षा मूल्यांकन उपकरणों के मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि आंग्ल भाषा के शब्द असेसमेंट आकलन को निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित किया जा सकता है। अभी नैदांतिक मूल्यांकन क्या है? नैदांतिक मूल्यांकन किस प्रकार है यह देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के सीखने के लिए लक्ष्यों को पूरा करने की सीमा निर्धारित करता है। नैदांतिक मूल्यांकन इससे एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है जिसमें छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण काफ़ी व्यापक और विस्तृत होते हैं। अभी यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन किस प्रकार है वह भी देखते हैं। मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। यानी योगात्मक मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम की गतिविधियों के अंत में
कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। यह मूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होती है, यानी परिणामों पर केंद्रित होने वाला मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन होता है। योगात्मक मूल्यांकन में आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट, परियोजनाओं, लिखित परीक्षाओं और शिक्षण जनित आंतरिक मूल्यांकन को समावेशित किया जाता है। इसमें यह भी पता चलता है कि छात्र कैसे संतोषजनक एवं अच्छे तरीके से शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। आंग्ल भाषा के शब्द निर्धारण को योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित किया जाता है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उसके समर्थक। मुख्य अवधारणाएं। मुख्य प्रतिपादक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा जो वर्धा शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत कहा था, प्राकृतिक वातावरण में सीखना और प्रकृति से सीखना, यह महात्मा गांधी ने कहा था। अभी रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह समाकालीन शिक्षा कहते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं श्री अरविंद कहते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह जो है यह हम कल की वीडियो में विस्तार से देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो पेपर वन का अध्ययन करने के लिए और पेपर 2 हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।